हम लोगों की जो लास्ट टाइम बातचीत हुई थी वो बेसिकली पी ब्लॉक की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर हुई थी, है ना। हम लोग पी ब्लॉक में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर रहे थे। तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और साथ ही साथ में एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी बातचीत तो हम लोगों की ऑलरेडी डन है। अब हम लोगों को आज जो आगे काम कंटिन्यू करना है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर मैं ये कहूँ ऑक्सीडेशन नंबर। इन दो टॉपिक्स के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जब तुम लोग रेडॉक्स नामक एक चैप्टर पढ़ते हो 11th क्लास में, तो उस रेडॉक्स नामक चैप्टर में ये चीज़ डेफिनेटली बताई जाती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। इवन तुम लोगों ने भी कैलकुलेट करना सीखा है। बहुत सारे रूल्स होते हैं, हम उन्हें लिखते हैं और उनके वाया फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लेते हैं कि हाँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वैसी, वगैरह वगैरह। उससे पहले जब आप एक बार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग की किसी तो एक पुरानी क्लास में हम ये सीखते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है वो उसकी वैलेंसी होती है मात्र 3। मतलब नाइट्रोजन जो बेचारा है वो सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है, राइट। ये सीखते हैं हम लोग। लेकिन नाइट्रोजन के नीचे जो फॉस्फोरस है वो तो 5 बॉन्ड भी बना सकता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैसा ही तो फॉस्फोरस का भी है। तो फिर नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो फॉस्फोरस को भी 3 बनाने चाहिए, उसने 5 थोड़ी ना करने चाहिए। तो फॉस्फोरस तो 3 भी बना सकता है, 5 भी बना पा रहा है। तो क्यों वो 5 बना पा रहा है? सिमिलरली आयोडीन 7 बॉन्ड बना सकता है हेलोजन फैमिली का, और लेकिन जो बेचारा तुम्हारा दुखियारा फ्लोरीन है वो एक ही बॉन्ड बना पाता है। एक बॉन्ड से तो ज़्यादा वो बना ही नहीं पाता। तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स ने तो सेम टाइप का नेचर शो करना चाहिए। कोई डी ब्लॉक के थोड़ी ना है कि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होगी, राइट। तो फिर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग क्यों होती है? क्यों ये अलग अलग टाइप की वैलेंसीज आपको शो करते हुए दिखते हैं? बताओ क्या रीज़न होता है इसके ऐसा करने का? तो बेसिकली हमको वही चीज़ पढ़नी है, ठीक है। वही चीज़ हमको आज की क्लास में सीखनी है कि क्या इन लोगों के नियम हैं, किस नियम कायदे के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जैसी चीज़ें चलती हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं इन जनरल कि ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग ग्रुप्स में होती क्या है। अगर मैं ग्रुप नंबर 13 की बात करूं जो कि होता है बोरॉन फैमिली का, फिर उसके बाद हम लोग बातचीत कर सकते हैं ग्रुप नंबर 14 की जो कि होता है कार्बन फैमिली का। फिर हम लोग बातचीत कर सकते हैं ग्रुप नंबर 15 की जो होता है नाइट्रोजन फैमिली का। सिमिलरली ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18। अब इसमें ग्रुप नंबर जो 13 होता है यानी कि बोरॉन फैमिली, अगर मैं यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करूँ तो ये 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। एक देता है +1 और एक देता है +3। बातचीत करेंगे कि क्यों +1 क्यों +3, बट ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वो देता है। सिमिलरली ग्रुप नंबर 14 की अगर बात करूँ तो ये देता है +2 और ये देता है +4। इसकी अगर बात करें तो ये देता है +3, ये देता है +5, बराबर। मतलब ग्रुप नंबर 15 में +3 और +5 ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रुप नंबर 15 का हर एक एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा और +5 भी शो करेगा। हो सकता है कोई सिर्फ +3 करे, हो सकता है कोई सिर्फ +5 करे, और हो सकता है कोई दोनों प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को वो क्या करे, शो करे, ठीक है। तो ये मैंने अलग अलग ग्रुप्स में जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तुमको देखने को मिलती है उस कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में यहाँ पे लिख के दिया। पर यही क्यों, कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं? तो देखो, पहली बात, अगर मैं बोरॉन फैमिली की बात करूँ यानी कि ग्रुप नंबर 13 की, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP1। ग्रुप नंबर 14 की बात करें NS2NP2, ये तो जानते हो ना। अच्छा, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट तो हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ पे NP3, यहाँ पे NS2 NP4, यहाँ पे NS2 NP5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा NS2 NP6। डन, ठीक है, ये वाली चीज़। अच्छा,
तो अगर मान के चलो कोई तुमसे ये पूछे कि जो ग्रुप नंबर 13 है, ग्रुप नंबर 13 के आप कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाल सकते हो ताकि ये वाली चीज़ खाली हो जाए, मतलब पी ऑर्बिटल उसका खाली हो जाए, तो ग्रुप नंबर 13 में से तो सिर्फ मैडम एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्योंकि पी में मात्र एक ही होता है, तभी वो पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पे 1 है। सिमिलरली यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकालूँ ताकि ये खाली हो जाए? 2, इसीलिए यहाँ 2 है, इसीलिए यहाँ 3 है, इसीलिए यहाँ 4 है, इसीलिए यहाँ 5 है, इसलिए यहाँ 6। बाकी इसका तो आपने अलग लॉजिक भी पढ़ा होगा जब आप छोटे हो गए 9th या 10th में, जब आपने पहली बार वैलेंसीज पढ़ना शुरू किए थे, है ना, जब आपने पहली बार वैलेंसीज पढ़ना शुरू किए थे, इसके आपने अलग लॉजिक्स भी पढ़े होंगे डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि यही जो मैं बता रही हूँ तो सिर्फ मैं बताने के पर्पज़ से बता रही हूँ। अगर मुझे इस NH2 को खाली करना है तो देखो NH2 को डायरेक्ट तो खाली नहीं किया जा सकता, पहले ऑब्वियस है कि मुझे NP1 को खाली करना पड़ेगा, उसके बाद ही NH2 खाली होगा। पहले मुझे NP1 को, तो NH2 को पूरा खाली करना है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, और 1 इलेक्ट्रॉन आप पहले निकाल चुके हो, यानी कि टोटल यहाँ पे भी कितने निकाल लिए? 3, इसीलिए देखो यहाँ 3। अगर मुझे कंप्लीटली NH2 को खाली करना है तो पहले मुझे NP2 को खाली करना होगा ग्रुप नंबर 14 में, इसीलिए यहाँ पे +2 जब NP2 को खाली किया, और जब NH2 को खाली करोगे तो क्या होगा? वहाँ पे 2 और 2 4। अब तुम इसी सेम पैटर्न को जरा अपनी आंखें गड़ा कर आगे देखो, तुमको दिख जाएगा कि अच्छा यहाँ पर ऐसा होता है। तो ये एक जनरल बातचीत हुई, ठीक है, किस चीज़ की? कि हाँ करके जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमको ये ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, ठीक है, ये पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को क्या होती है? देखने को मिलती है। ये एक जनरल बातचीत हुई, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रुप नंबर 17 की सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +5 और +7, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। उस ग्रुप नंबर 15 में जो अदर एलिमेंट्स हैं लाइक क्लोरीन, लाइक ब्रोमीन, लाइक आयोडीन, ये लोग आपको हो सकता है इस +5 और इस +7 के अलावा आपको ये कुछ अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दिखा रहे हों, तो उनके बारे में मतलब क्या कहना है, वो कैसे हम पता लगाएंगे कि ये जो हमारे अदर एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो देखो ये वाली चीज़ ना हमको थोड़ी सी याद रखनी पड़ती है। मैं इसका तुम लोगों को और भी लॉजिक्स दे सकती हूँ, बट इसको अगर आप याद रखोगे तो ये बेटर होगा। बट उतनी सारी हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या याद रखना वर्दी है क्या? मतलब फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं, है ना, और क्लोरीन की क्या होती है, ब्रोमीन की क्या होती है, हेलोजेंस में इसकी क्या होती है, उसकी क्या होती है, क्या ये सारी ऑक्सीडेशन से याद रखना वर्दी है? बिल्कुल भी नहीं वर्दी नहीं है। आपको इतना पता होना चाहिए कि कम से कम ये बेसिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ये बेसिक्स इनके बारे में आपको पता होने चाहिए, बस ख़त्म। और जो थोड़े बहुत टेक्स्ट बुक में NCERT में आपको देखने को मिलते हैं वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखो, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, बाद में और कुछ भी याद नहीं रखना है ना, बस थोड़ी बहुत चीज़ें और ज़्यादा कुछ भी नहीं। खैर, तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन आपका वो पर्टिकुलर एलिमेंट है जो प्लस कौन सी वाली ग्रुप में आता है? पहली बात तो ग्रुप नंबर 15 में आता है, बड़ी खुशी ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बट ग्रुप नंबर 15 में आने वाले लोग +3 के अलावा एक और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और वो होता है -3, ठीक है, एक और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं दैट इज -3। ग्रुप नंबर अगर 14 की बात करूंगी ये शो करते हैं -4। ग्रुप नंबर 16 की अगर आप बात करोगे तो ये -2 +2 ये भी शो करते हैं। ग्रुप नंबर 17 की बात करोगे तो ग्रुप नंबर 17 जो है जैसा कि हम जानते हैं हेलोजेंस -1 तो बाबा इनका फेवरेट ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +1 भी शो कर सकते हैं कई बार, ठीक है, और उसके अलावा +3 भी शो करते हैं। आप अगर इनर्ट गैस की बात करो तो +2 भी देंगे और +4 भी देंगे। तो ये होती हैं कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में जानकारी, बस इतनी ही तुमको पता होनी चाहिए थी। इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर और जानकारी की नीड नहीं है। अब लेकिन एक एक करके ग्रुप वाइज तो पढ़ लें। अब जैसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम लोग ग्रुप नंबर 15 से, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप या नाइट्रोजन वाला ग्रुप, नाइट्रोजन की फैमिली वाला ग्रुप।
तो अगर मैं ग्रुप नंबर 15 की बात करूँ तो एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं उसमें? एलिमेंट्स आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और एक होता है आप लोगों का बिस्मथ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टिपिकल एलिमेंट। अब देखो नाइट्रोजन जो होता है वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ध्यान रखना, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में अंतर होता है। ठीक है, दोनों में अंतर होता है, बराबर, दोनों में डिफरेंस है। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो सिर्फ ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज +5। उसके नीचे आने वाला जो फॉस्फोरस है ये भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी कि +5। अब जो उसके नीचे के दो हैं आर्सेनिक और एंटीमनी, ये +5 और +3 दोनों देते हैं। ठीक है, ये भी +5 देगा, ये भी +3 देगा। लेकिन जो बिस्मथ होता है, ये बिस्मथ आप लोगों को कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? ये शो करता है +3। ठीक है, बराबर, ये क्या होता है? +3। खत्म। ये +3 वाली ये ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें क्या करके देगा? बड़ी प्यार से शो करके देगा। अच्छा, अब बताएं आप लोगों के एनसीईआरटी को अगर तुम थोड़ा सा रीड करो, एक कंपाउंड का नाम लिखा है एनसीईआरटी में, जहाँ पे भी ये पी ब्लॉक का चैप्टर है, उस पी ब्लॉक के चैप्टर में है ना, आप लोगों के ऑक्सीडेशन स्टेट का एक सब टॉपिक है। अगर आप उस ऑक्सीडेशन स्टेट के सब टॉपिक को करोगे, ठीक है, सब टॉपिक को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बिस्मथ समटाइम्स ये +5 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी देता है, समटाइम्स। ठीक है, और जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट देता है +5 की, तो उसका एक कंपाउंड लिख कर दिया एनसीईआरटी में, दैट इज BiF5। ये कंपाउंड जो कि स्टेबल भी है, ठीक है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड स्टेबल भी है। अच्छा, और उसके अलावा ये पर्टिकुलर कंपाउंड +5 भी दे रहा है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन को हमने कहा है कि उसकी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +5, बराबर बराबर। अच्छा, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है, ठीक है, वो +4 भी देता है, +2 भी देता है, +1 भी देता है समटाइम्स। तो नाइट्रोजन के बारे में अगर बात करें तो +1 भी देगा, +2 भी देगा, +4 भी देगा। जब इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाते हैं? ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तब, ठीक है, ये रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन, तब ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अदरवाइज नाइट्रोजन की जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है? +5। लेकिन +5 में भी देखो उसके नखरे चलते हैं। बताओ, उसके नखरे चलते हैं। वो ये बोलता है कि मैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो करूँगा, अच्छा मैंने नाइट्रोजन की जगह फॉस्फोरस में लिख दिया क्या? ठीक है, वो ये कहता है कि अगर मैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करूँगा, सो आई वोंट रिएक्ट, आई विल नॉट रिएक्ट, ठीक है, आई विल नॉट रिएक्ट विथ हेलोजन, मैं हेलोजेंस के साथ रिएक्ट नहीं करूँगा, वो ये कहता है। ठीक है, वो क्या कहता है कि अगर आप मेरी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट लेके मेरे से काम निकलवाने वाले हो, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में हेलोजेंस के साथ रिएक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, मैं हेलोजेंस के साथ रिएक्ट नहीं करूँगा। देखो कितना कॉमन है, PCl3, PCl5, लेकिन NCl3, NCl5 ऐसा सुना है क्या? यानी कि नाइट्रोजन जो होता है वो हेलोजेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, अच्छा, इसका रीज़न असर्शन रीजनिंग में कई बार पूछा जा सकता है, माइट भी, वो ये इसीलिए क्योंकि हेलोजेंस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास लोन पेयर्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर उसको कंपाउंड बनाना है तो बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे नाइट्रोजन को, है ना। तो नाइट्रोजन जो बेचारा है उसके पास कोई भी d ऑर्बिटल नहीं है, नो d ऑर्बिटल। ये जो बेचारा नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास क्या नहीं होते हैं? d ऑर्बिटल नहीं होते। तो d ऑर्बिटल की कमी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन और हेलोजन के बीच में शेयर होंगे, है ना। तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को लाकर रखेगा कहाँ? उसके पास तो जगह ही नहीं है उस इलेक्ट्रॉन को रखने की। तो इसीलिए वो बोलता है कि यार मैं उन हेलोजेंस के साथ ना क्या नहीं कर सकता, बॉन्ड नहीं बना सकता हूँ। क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में बॉन्ड बनाने का मतलब लगभग यही हो ही जाता है कि एटलीस्ट 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे होंगे, एटलीस्ट 3 सिग्मा। और 3 सिग्मा मतलब कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन तो रखने होंगे। और अगर मैं नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँ तो 1s2 2s2 2p क्या हो जाता है? वो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2p3, उसके पास तो कोई वैकेंट जगह ही नहीं है।
बराबर, उसके पास तो कोई वैकेंट जगह ही नहीं है, तो ऐसे में बेचारा वो नहीं कर पाता, ठीक है, वो नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, डी नहीं है। अच्छा, फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के लिए देखो +5 जो है वो बहुत ही उसकी बढ़िया है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर मैं कुछ ऑक्सी एसिड्स की बात करूँ, ऑक्सो एसिड्स मतलब जैसे H3PO3 H3PO4 इस टाइप के, तो वहाँ पे ये +4 और +1 ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको शो करेगा अगर बातचीत ऑक्सो एसिड्स के बारे में हो रही है तो, ठीक है, अगर ऑक्सो एसिड्स के बारे में हो रही है तो, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा और कुछ कोई दूसरी नहीं, और भी हैं बट हम लोगों को बस इतना ही जानना है। अच्छा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट में आ जाते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक की अगर बारे में बात करें, आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना, तो इनके तीनों केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही कॉमन होती है। बस खत्म हो गई हमारी कहानी। अच्छा, एक बार और सवाल आता है, जैसे कई बार एक सवाल और आता है, कोवैलेंसी। अब कई लोग इससे कंफ्यूज करते हैं कि कोवैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी, ये तीनों में क्या अंतर है। तो खैर ये जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई गई थी तब के वक्त बताया गया था। लेट्स से अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि कोवैलेंसी क्या है तो मैं कोवैलेंसी का जो मीनिंग है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दूंगी, तुम देख सकते हो, ठीक है। एक नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी होती है वो मात्र क्या होती है, 4, ठीक है। नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी बेचारा नाइट्रोजन शो कर सकता है वो कोवैलेंसी कितनी होती है उसकी, 4, उससे एक भी ज़्यादा वो कोवैलेंसी शो नहीं कर पाता है बेचारा, वो इससे ज़्यादा बॉन्डिंग कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन के बाद आओगे फास्फोरस, है ना, जैसे तुमने देखा होगा NH4 पॉजिटिव, NH3 तो सभी ने सुना है, बट NH4 पॉजिटिव अमोनियम ये भी काफ़ी हद तक सबने सुना होता है, बट NH5 NCl5 ये सब नहीं सुनते, बट PCl5 तो सुनते हैं। P तो नाइट्रोजन के नीचे वाला ही एलिमेंट है, तो उसने भी तो फिर 5 बॉन्ड नहीं बनाने चाहिए। बट नाइट्रोजन के नीचे आप अगर किसी भी एलिमेंट को उठा लो, फास्फोरस को, आर्सेनिक को, बिस्मथ को, किसी को भी आप अगर उठा लेते हो तो याद रखना उनके पास डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, उनके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल। और क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल होता है तो इन सारे एलिमेंट्स की, ये जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, इन सारे एलिमेंट्स की जो कोवैलेंसी होगी वो डेफिनेटली 4 तो होगी, ठीक है, लेकिन वो 4 से क्या होगी, ज़्यादा भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल की वजह से वो क्या कर सकते हैं, डी इलेक्ट्रॉन उनके पास, मतलब डी ऑर्बिटल में वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आएगा कि कोवैलेंसी क्या है तो ये कोवैलेंसी में डी ऑर्बिटल का क्या रोल होता है ये भी तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। अगर लेट्स से कोवैलेंसी क्या होती है अगर ये पता है तो। अब वैसे ही ग्रुप नंबर 15 के अलावा हम लोगों के पास एक और ग्रुप होता है जो बहुत ही फेमस है। कौन सा है वो ग्रुप? वो है ग्रुप नंबर 16। बट ग्रुप नंबर 16 में जाने से पहले एक छोटा सा चार्ट है वो मैं बना देती हूँ, उस चार्ट को थोड़ा सा याद रखना। मैंने क्या कहा था, नाइट्रोजन की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। बट अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो वो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दे सकता है। खैर ये वाली चीज़ तो मैंने इससे पहले भी बताई है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आप लोगों के पास जो N2O होता है, नाम पता होना चाहिए, इसे कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O। अगर N2O की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, नाइट्रोजन की, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे होती है +1, ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर से आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में कि ये पर्टिकुलर N2O ये कैसी एक गैस है, ये एक कलरलेस गैस है। इस बारे में हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कशन किया है। अगर हम लोग बात करें NO की, इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, और ये भी कैसी होती है, एक कलरलेस गैस होती है। फिर एक चीज़ क्या बनाई जा सकती है, एक चीज़ बनाई जा सकती है N2O3। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3, है ना, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। और ये जो होता है ये गैस नहीं होती, ये एक ब्लू कलर का क्या होता है, ये ब्लू कलर का ये सॉलिड होता है। डन। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट वाले कंपाउंड की, तो नेक्स्ट वाला कंपाउंड होता है NO2। ये बड़ा ही फेमस है।
यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4 और ये ब्राउन कलर की गैस होती है। कई बार पेपर वगैरह, जब आप पेपर छोड़ दो, आप 10th क्लास में थे, आई थिंक आप लोगों को जो थर्मल डिकम्पोजिशंस की रिएक्शन थी उनमें कैल्शियम कार्बोनेट था, एक पोटेशियम क्लोरेट था, एक फेरस सल्फेट था और एक नाइट्रेट का भी आई थिंक कुछ था, अमोनियम नाइट्रेट समथिंग आई थिंक था। तो वहाँ पे NO2 गैस रिलीज होती है। तो हाँ, लेड नाइट्रेट था। तो जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो ना, जब आप 10th क्लास में थे, आपने डेफिनेटली ये रिएक्शन पढ़ी होगी कि हम लोग जब PbNO3 होल ट्वाइस 2 यानी कि लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो उसके अंदर से लेड ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और NO2 गैस रिलीज होती है। मतलब वो जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें तुमने हीटिंग की है उसके अंदर से ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं। तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स अगर निकल रहे हैं मतलब आप समझ लीजिए कि वो कौन सी गैस है, NO2 गैस है। ठीक है, फिर एक होती है N2O4। N2O4 ऊपर वाले NO2 का डाइमर होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि NO2 को मैंने ट्वाइस कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ NO2 और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है दोनों के बीच में, तो बेसिकली एक N2O4 बनता है। इस N2O4 की सबसे अच्छी खास बात है कि NO2 हो या चाहे N2O4 हो, दोनों में ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +4। लेकिन NO2 कैसा है, एक गैस होती है, लेकिन ये महाशय यानी कि N2O4 ये बेसिकली एक सॉलिड स्टेट में या फिर एक लिक्विड स्टेट, दोनों में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर अगर उसके बाद हम नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की बात करें यानी कि N2O5 की मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है N2O5 में। और अगेन ये क्या है, एक कलरलेस सॉलिड है। तो तुम्हें नाइट्रोजन के ज़्यादा ऑक्साइड वाले कंपाउंड्स नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, बाकी यही सेम चार्ट मैंने तुमको पहले भी क्लास में बना कर दिया है जिसमें ये भी बताया था इनमें से कौन सी पैरामैग्नेटिक होती है, कौन सी डायमैग्नेटिक होती है, ये सब बताया था। ठीक है, तो वो चार्ट थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो जब तुम वो चार्ट रिवाइज करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा इनमें से इस पर्टिकुलर चीज़ को पैरामैग्नेटिक कहते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। डन। अदरवाइज कलर्स में तो एक ही है, एक ब्लू कलर का सॉलिड है और एक ब्राउन कलर की गैस है, बाकी ने सबने तो कलरलेस ही होना है, चाहे सॉलिड हो कि लिक्विड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये जो NO होता है और जो NO2 होता है ये होता है पैरामैग्नेटिक। वैसे हमें कैसे पता मैम ये पैरामैग्नेटिक है, जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो, केमिकल बॉन्डिंग के आखिरी में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन लिखते हैं सिग्मा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं σ1s2 σ1s, आप उसके थ्रू भी पता लगा सकते हो या फिर ये डिटरमाइन भी किया जाता है एक्सपेरिमेंटली। तो खैर पेपर में क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन के 4 ऑक्साइड्स ये होते हैं, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वाला पैरामैग्नेटिक है, कौन सा वाला डायमैग्नेटिक है। तो जो N2O होता है, देखो टोटल हमारे पास कितने हैं, 3 4 5, टोटल 6 हैं, जिसमें से याद रखना नो यानी कि NO ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। NO2 यानी कि कौन, वो ब्राउन कलर वाली गैस, ये भी कैसी है, आप लोगों की पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, ये भी कैसी है, पैरा है। अब इसके बाद जो बच गए, एक N2O बच गया, एक N2O3 बच गया और एक N2O5, ये आखिरी वाला, ये लोग क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। तो ये याद रखना, वैसे तो खुद तुम भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये चीज़ अगर याद रखोगे तो बेटर होगा कि कौन सी चीज़ पैरामैग्नेटिक है, कौन सी चीज़ डायमैग्नेटिक है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखो NO2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है, और N2O4 क्या है, वो NO2 का डाइमर है, डाइमर मतलब ट्वाइस। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा अगर NO2 पैरामैग्नेटिक है तो N2O4 ने भी पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, बट नहीं। यहीं पे तो सबसे बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। ये जो N2O4 है जैसे ही डाइमर बनाता है, पहले तो NO2 गैस थी ब्राउन कलर की, तो इसका जो डाइमर है पहली बात तो ब्राउन कलर का नहीं है, वो कलरलेस हो गया, और वो गैस थी और ये वाली चीज़ क्या हो गई, सॉलिड हो गई। तो ये जो पर्टिकुलर आपका कंपाउंड है N2O4, ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। क्या होता है, ये डायमैग्नेटिक। बस खत्म हो गई हमारी कहानी, और कुछ भी नहीं था। तो ये नाइट्रोजन के बारे में, और इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीधा पेपर में पूछा जाता है कि बताइए मॉलिक्यूल्स, ये पर्टिकुलर फलाना फलाना मॉलिक्यूल है, इस पर्टिकुलर फलाना फलाना मॉलिक्यूल्स का इनमें से कौन डायमैग्नेटिक है, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, कलर्स में तो खैर वो एक ही कलर है, ब्राउन कलर, और एक है ब्लू कलर।
तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब इनडायरेक्टली ऊपर बनाए हुए चार्ट से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मेंस वगैरह के पेपर में। और एक और बहुत ही फेमस टॉपिक इस पर्टिकुलर चीज़ से आता है, वो आता है स्ट्रक्चर्स। अरे खैर स्ट्रक्चर्स तो बहुत ही फेमस चीज़ है इस पर्टिकुलर में, स्ट्रक्चर्स पे मैं बात नहीं कर रही हूँ। लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स आपको ऑलरेडी 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में बनाना सिखाए हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई भूल गया है तो कोई बात नहीं, सीख सकते हो। लेकिन जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स पे सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है और इन पे JEE वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं। कई बार इस तरीके से पूछ लेता है कि इस फलाने स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर्स होंगे। जैसे आई थिंक 2 या 3 साल पहले ही एक 2018 या 19 के आसपास एक क्वेश्चन आया था कि ओजोन के स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, बताओ। ओजोन के स्ट्रक्चर में छोटा सा सवाल 3 या 4 मार्क्स आपको देकर चला गया। तो जिस इंसान को ओजोन का स्ट्रक्चर बनाना आता है उसने ओजोन का स्ट्रक्चर बनाया, डॉट 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 गिने कितने लोन पेयर, आंसर दे दिया। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको अभी आगे बहुत मिलने वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। खैर हम लोग जब पढ़ेंगे एक एक कंपाउंड को तब उस कंपाउंड के बारे में भी बातचीत करेंगे, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये हो गया ग्रुप नंबर 15 के बारे में बातचीत। अब आते हैं हम लोग हमारे ग्रुप नंबर 16 में। ग्रुप नंबर 16 का मतलब क्या हो गया है कि आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, आपके पास सल्फर है, आपके पास सिलीनियम है, आपके पास टेलीरियम है, आपके पास पोलोनियम है, बस। अब वैसे ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती हैं, अभी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी क्या हमें याद रखना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो ग्रुप नंबर 15 का ही एक याद रखो तो बेटर है। अदरवाइज जितना बताया है कि इनकी इतना तो होगा ही होगा। जैसे देखो स्टार्टिंग में क्या लिखवाया था ग्रुप नंबर 16 का, +4 तो देंगे ही देंगे, +6 तो देंगे ही देंगे, है ना, बस इतना याद रख लो, ये काफ़ी है। ज़्यादा ये चीज़ हम लोगों के सिलेबस में डिटेल में नहीं है, तो उसमें तुमको नहीं घुसना है। जो थोड़ा बहुत है वो मैं बता देती हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसके कि हर एक एलिमेंट कितना कितना देता है वो याद रख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन के बाद सल्फर, फिर उसके बाद सिलीनियम, उसके बाद टेलीरियम और पोलोनियम। तो देखो पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव चीज़ है, ठीक है, पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव है। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। अच्छा, अगर वो नॉन मेटल है तो ज़्यादातर वो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो होती है -2। ये इसकी बहुत ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, बहुत ही कॉमन, ठीक है। लेकिन ये -2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट तभी ऑक्सीजन दिखाता है जब वो अटैच्ड होता है, व्हेन इट इज अटैच्ड, ठीक है, विथ एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन इट। मतलब है जब वो एक ऐसे एलिमेंट से जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है, तभी वो -2 देता है, अदरवाइज वो +2 देगा। अब बताओ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। तो अगर ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप ले आओ, जैसे कि कौन हो सकता है ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ एक ही है दुनिया में और वो है फ्लोरीन। तो अगर आप ऑक्सीजन और फ्लोरीन का कोई कंपाउंड बनाते हो तो ऐसे केस में वहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होगी, वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2 होगी, क्योंकि ठीक है, क्योंकि आपने उसमें क्या करके रखा है, फ्लोरीन को लगा कर रखा है, ठीक है। अच्छा, बराबर, अच्छा। और बाकी जो ये नीचे के 3 हैं, सल्फर, सिलीनियम, टेलीरियम, अगर इनके बारे में बात करें तो देखो मैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रही हूँ जो ये लोग शो करते ही करते हैं। तो अगर आप इनका कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बना रहे हो, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, इस टाइप से, मतलब अगर आप ऑक्सीजन के साथ इनको क्लब कर रहे हो तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये देते हैं वो होती है +4। और अगर मान लेते हैं आप इनको किसके साथ क्लब कर रहे हो, अगर आप इन्हें फ्लोरीन जैसे लोगों के साथ जोड़ रहे हो तो फ्लोरीन लोगों जैसे लोगों के साथ जोड़ने की वजह से
इन लोगों की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +6 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, +6 हो जाती है। ठीक है, बस ख़त्म। ठीक है, ये हो गया हमारी कहानी। और ऑक्सीजन के, अच्छा पोलोनियम के बारे में खैर हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, है ना। पोलोनियम आप लोगों की रेयरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, -2। रेडियो एक्टिव है, बात भी नहीं करना। अच्छा, रही बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन बाकी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी देता है, उसके बारे में टेंशन ना लो। जब वो पर ऑक्साइड बनाता है तब अलग देता है, जब वो सुपर ऑक्साइड बनाता है तब वो अलग देता है। तो खैर वो तो याद रखना पड़ता है कि कब उसने कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दी है। तो जिस दिन तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट वाला चैप्टर पढ़ाया गया था ना, उस दिन ये सारी बातचीत वहाँ पे लिख कर दी गई थी कि ऑक्सीजन की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना। ये वाली चीज़ उस दिन लिख कर दी गई थी कि ऑक्सीजन की कौन कौन सी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। तो अभी उन सारी चीज़ों को वापस से नहीं याद कर सकते हैं आप। बुक में आप जब देखोगे ना, आपको सारे नोट्स लिखे हुए मिलेंगे, तो उस नोट्स को आप अपनी अभी की कॉपी में लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रुप नंबर 17 में। तो देखो, जितने भी हैलोजेंस हैं, मैं आखिरी वाले रेडियो एक्टिव को नहीं ले रही हूँ फालतू के, जिस गली जाना ही नहीं है उसका पता ही क्यों पूछना, फालतू के क्यों उसके बारे में दिमाग लगाना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के सभी -1 तो देंगे ही। इतना तो आप 10th से पढ़ते आ रहे हो, है ना। और ये भी 10th में पढ़ा है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप जाते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो अगर पहले वाले ने -1 दिया है तो बाकियों ने तो -1 देना ही है। हाँ, लेकिन अगर आयोडीन ने -7 मतलब +7 लेट से दे दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि फ्लोरीन भी +7 देगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनकी बात करूँ, तो ये जो आपका क्लोरीन होता है, ये जो ब्रोमीन होता है ना, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, ये 3 बदतमीज़ लोग +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी दे सकते हैं, +5 की भी दे सकते हैं, +7 की भी दे सकते हैं, +1 की भी दे सकते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर फ्रीडम आपके फ्लोरीन के पास नहीं है। ठीक है, ये बेचारा फ्लोरीन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इस बेचारे फ्लोरीन के पास कोई डी ऑर्बिटल ही नहीं है। तो अभी मैं जो कोवैलेंसी का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब डालूंगी, तो इसको देखना, तब पता चलेगा कि अच्छा डी ऑर्बिटल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। बेचारे डी ऑर्बिटल्स नहीं होने की वजह से वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है, वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दे पा रहा है, वो ज़्यादा लोगों के साथ बॉन्ड्स नहीं बना पा रहा है। बस इतनी ही जानकारी आप रखो हेलोजन फैमिली के बारे में कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, -1 है। बट जो उसके अदर कंपाउंड्स हैं, वो अदर कंपाउंड्स अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी शो करते हैं। और जब वो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं, तो उनमें जो मिलती है, +1 मिल सकता है, +3 मिल सकता है, +5 मिल सकता है, +7 मिल सकता है। क्यों मिलेगा लेकिन +3, क्यों मिलेगा +5 और क्यों मिलेगा +7? इसका जो रीज़न है, वो कोवैलेंसी वाला जो वीडियो है ना, उसमें इसका रीज़न बहुत अच्छे से बताया कि आखिर इस रीज़न की वजह से आप लोगों को हैलोजेंस में ये फलाना ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेंगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ और छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, उसके बाद हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन ख़त्म हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे आपको मेटल्स भी मिलते हैं, नॉन मेटल्स भी मिलते हैं और मेटेलॉइड्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, जितना आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट मतलब जैसे ग्रुप 13 से ग्रुप 14, ग्रुप 14 से ग्रुप 15, ग्रुप 15 से ग्रुप 17, इस तरीके से। तो वैसा मूव अगर आप करेंगे, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे रही हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। शॉर्ट फॉर्म मतलब NM का मतलब होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इनर्ट गैसेस को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अब कॉमन सेंस लगाओ थोड़ी सी, अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रहा है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा होगा? ऑब्वियस है डिक्रीज हो रहा होगा, बोलने की बात नहीं है ना। अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे भी इंक्रीज होगी, ऐसा नहीं होता है। एक ही तरफ इंक्रीज हो सकती है, या तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी या तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। तो अगर लेफ्ट टू राइट में वो चीज़ इंक्रीज हो रही है, तो टॉप टू बॉटम में डेफिनेटली डिक्रीज होगी। खैर, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ तुम लोगों को। अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम जाने पर जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, वो बेचारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो नॉन मेटल्स के अपोजिट कौन से होते हैं?
नॉन मेटल्स के अपोजिट होते हैं मेटल, तो डेफिनेटली मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो बोलने की बात नहीं है, मेटालिक कैरेक्टर ज़रूरी डिक्रीज हो रहा होगा। अब जैसे अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूँगी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें इन लोगों को मेटालिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आप अरेंज करिए। तो एक बात बताइए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तीनों ही नॉन मेटल हैं, ये हम सब जानते हैं। बट अगर मैं फिर भी तुमसे बोलूँ कि भैया थोड़ा बहुत तो बताओ कि किसके अंदर कितना कितना परसेंटेज का नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करिएगा कि ये एलिमेंट कहाँ के हैं। ये जितने भी एलिमेंट आपको अरेंज करने के दिए गए हैं ये कहाँ के हैं, पीरियड के हैं, है ना। और पीरियड में आप जितना लेफ्ट टू राइट जाओगे नॉन मेटालिक इंक्रीज होगा, ठीक है। जितना पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे, मैं तो सिर्फ यही एक स्टेटमेंट याद रखती हूँ कि लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटालिक इंक्रीज होगा। तो बताओ सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कौन है, फ्लोरीन सबसे अच्छा नॉन मेटल है, उससे कम ऑक्सीजन और उससे कम नाइट्रोजन। बट ये मैंने किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया, मैंने ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने तो मेटालिक पूछा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने नॉन मेटालिक के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया ना। अब आप ये साइन क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, मतलब फ्लोरीन की तरफ जो बड़ा साइन है उसको छोटा कर दीजिए और जो छोटे पे थे उनको बड़ा कर दीजिए। तो अपने आप आपका आंसर जो है वो किसके टर्म्स में अरेंज हो गया, मेटालिक के टर्म्स में। आप 50 रूल याद नहीं रख सकते कि नीचे जाने पे मेटालिक बढ़ेगा, ऊपर जाने पर ये होगा वो होगा, एक याद रखो, बाकी उसका अपोजिट फिर क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। उसका अपोजिट क्या होगा, वो ट्रू हो जाएगा, बराबर। ये आपको ध्यान में रखना है कि उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। खैर अगर आप ये याद रखेंगे कि उसका अपोजिट ट्रू होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये सोचेंगे कि चलो मैं पूरा ही याद कर लेता हूँ, है ना, क्या जाता है पूरा ही रट्टा मार लेता हूँ, तो पूरा ही रट्टा तो खैर कोई मार नहीं सकता, तो उसमें फिर तकलीफ आ जाएगी। अदर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे होता है मेल्टिंग पॉइंट, जैसे होता है बॉइलिंग पॉइंट, है ना, कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या मेल्टिंग पॉइंट में फ़र्क पड़ रहा है, क्या बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क पड़ रहा है। तो बस एक बात ध्यान रखेंगे, अगर मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई फिक्स पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कैसा देखा था, एक वेरिएशन देखने को मिलता है ना, एक छोटा सा, कहीं एक्सेप्शन आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, वैसी वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। खैर बातचीत कर लेते हैं इस बारे में भी। चार्ट को देखो, चार्ट के वाया हम लोग डायरेक्ट इसको रिजल्ट लिखेंगे। तो अगर मैं चार्ट के वाया बात करूँ तो देखो मेल्टिंग पॉइंट हीलियम का तो छोड़ ही दो, नियॉन का मेल्टिंग पॉइंट 24.6 केल्विन, 83.8, 115, 161, 202, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज हो रहा है। क्या यही सेम पैटर्न बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी फॉलो हो रहा है क्या, ग्रुप 18 के लिए चेक करो, 4.8, 27.1, 87.2, 119, 165, 211 बिल्कुल हो रहा है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही डाउन द ग्रुप आने पर क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं फॉर ग्रुप नंबर 18। यही सेम चीज़ अभी आप ग्रुप नंबर 17 के लिए भी चेक करिए। तो ग्रुप नंबर 17 में बताओ मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 54.4, 172, 265, 386, अरे वाह, तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए चेक करो, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यानी कि ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18 में अभी तक कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया। नीचे 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 जाने पर जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ग्रुप नंबर 16 में आ जाओ, तो ग्रुप नंबर 16 में यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन देखने को मिल जाता है। कैसे, देखो सबसे पहले ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट चेक करो, 90 है, 90, सल्फर का 718 है, मतलब ज़्यादा है, ठीक है। सीलिनियम का देखो उससे ज़्यादा है। उसके बाद देखो फिर किसमें देखने को मिलता है, 1260, और अब आखिरी का देखो यानी कि पोलोनियम, इसका कम है, इसका कम है। मतलब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन से बड़ा कौन है, सल्फर, सल्फर से बड़ा कौन है, सिलीनियम, सिलीनियम से कौन बड़ा है, टेलीरियम, सिलीनियम से कौन बड़ा है, पोलोनियम। बट आखिरी के दो लोग जो है ना यहाँ पे गड़बड़ मचा देते हैं। कौन गड़बड़ मचा देता है, आप लोगों का टेलीरियम और पोलोनियम। टेलीरियम बेचारा आगे चला जाता है और पोलोनियम जिसे आगे होना चाहिए वो एक स्टेप पीछे आ जाता है।
तो अभी तक का ये ओनली हम लोगों का क्या है, एक्सेप्शन। मेल्टिंग पॉइंट में भी क्या यही सेम पैटर्न है क्या, चेक करो, 55, 393, 490, 725 और देखो ये 520, यानी कि ये एक स्टेप बेचारा क्या हो गया, वो पीछे चला गया। तो अगर मुझे कोई रूल बनाना हो, अगर मुझे कोई रूल बनाना हो तो रूल के नाम पे मैं ये इतना लिख सकती हूँ कि जो जनरली, ठीक है, जनरली का मतलब ही बेसिकली ये होता है कि वो रूल कभी ना कभी आगे जाके टूटेगा। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, है ना, मतलब टॉप टू बॉटम, जब जैसे जैसे आप क्या जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो टॉप टू बॉटम जाने पर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप किसकी बात करेंगे, अगर आप बात करेंगे किसकी, अगर आप बात करें ग्रुप नंबर 17 की, अगर आप बात करें ग्रुप नंबर 18 की, नो एक्सेप्शंस। लेकिन अगर तुमने ग्रुप नंबर 16 की बात कर दी, ठीक है, ग्रुप नंबर 16 की बात कर दी, तो ग्रुप नंबर 16 में आपको एक छोटा सा एक्सेप्शन देखने को मिल जाता है कि ऑक्सीजन से बड़ा सल्फर तो होता है, सल्फर से ज़्यादा वैल्यू सिलीनियम की तो होती है, बट पोलोनियम की वैल्यू कैसी आ जाती है, पीछे आ जाती है, और टेलीरियम कैसा आ जाता है, आगे चला जाता है। ये दोनों के लिए, मतलब मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी और बॉइलिंग पॉइंट के लिए, दोनों के लिए यही सेम पैटर्न फॉलो होता है, यही सेम पैटर्न, ठीक है, यही सेम पैटर्न दोनों के लिए क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। खैर, अब इससे बड़ा एक्सेप्शन तो देखो ग्रुप नंबर 15 में होता है। इसका चार्ट अगर तुम देखना चाहते हो तो ये वाली जो मैं टेक्स्ट बुक अभी यूज़ कर रही हूँ, ये तो महाराष्ट्र बोर्ड की है, तो उसमें ग्रुप नंबर 15 का चार्ट नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने 11 की बुक में डाला है। तो अगर लेकिन आप NCERT का रेफरेंस लें और अगर आप NCERT में जाकर चेक करें कि हाँ करके ग्रुप नंबर 15 में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो यहाँ तो भैया अलग ही पैटर्न दिखने से, यहाँ पे क्या हुआ देखो, सिर्फ एक स्टेप पीछे गया। पोलोनियम से कितने स्टेप पीछे गया, सिर्फ एक स्टेप पीछे गया। जो लास्ट एलिमेंट था रेडियो एक्टिव, वो सिर्फ एक स्टेप पीछे गया, टेलीरियम से सिर्फ एक स्टेप पीछे आ गया। लेकिन अगर मैं ग्रुप नंबर 15 की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं ग्रुप नंबर 15 की बात करूँ और उसमें भी मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ, तो जो आखिरी एलिमेंट होता है, आखिरी एलिमेंट कौन सा होता है, बिस्मथ, वो 2 स्टेप पीछे आ जाता है। कितने स्टेप पीछे आता है, 2 स्टेप पीछे आता है, यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आएगा क्या, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एंटीमनी आना चाहिए, और एंटीमनी के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिस्मथ आना चाहिए, क्योंकि यही तो हमने सीखा है कि टॉप टू बॉटम जाने पे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बट ग्रुप नंबर 15 में ये 2 स्टेप पीछे आ जाएगा। कितने स्टेप ये पीछे आने वाला है, 2, यानी कि बिस्मथ कहाँ पे आ जाएगा, आप लोगों के आर्सेनिक से भी पहले, मतलब 2 एलिमेंट्स को छोड़कर, सोचो 2 एलिमेंट्स के पीछे जाएगा वो, 2 स्टेप्स। यानी कि रियलिटी में, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है, ऊपर रूल के अकॉर्डिंग लिखे तो वही आंसर है, बट करेक्ट आंसर लिखोगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, उसके बाद बिस्मथ, उसके बाद आर्सेनिक, और उसके बाद सॉरी हाँ, उसके बाद बिस्मथ। ये होता है, सोचो बिस्मथ के साथ ये ऐसा पीछे आ जाना पड़ता है उसको। और उसके अलावा फिर आपको लगता है कि अच्छा फिर तो अब सब नॉर्मल है, आर्सेनिक आएगा फिर एंटीमनी आएगा, नहीं, ये जो बेचारा एंटीमनी है ये भी एक स्टेप पीछे आ जाता है, ये भी एक स्टेप पीछे आ जाता है, दोनों एक एक स्टेप पीछे। बिस्मथ 2 स्टेप पीछे आता है, ठीक है, और उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद एंटीमनी, यानी कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी का होता है तो वो होता है आर्सेनिक। ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है जो आपको याद होना ही चाहिए। इस तरीके के चार्ट से ये वैल्यूज़ निकाल के बनाई गई है, ठीक है, ये जो डेटा बनाया गया है, जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो ये अरेंज किया है, ये चार्ट को देखकर अरेंज किया है, ठीक है, किसको देख कर अरेंज किया है, चार्ट को देखकर अरेंज किया है। बट आपको ये अरेंजमेंट याद होना चाहिए। लेकिन ये अरेंजमेंट वाला जो पैटर्न है ये मेल्टिंग पॉइंट के लिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा या जाऊंगी, मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, यही आप एक्सपेक्ट करते हो ना। बट इसका जो करेक्ट आंसर है, पता है वो करेक्ट आंसर क्या होता है, नाइट्रोजन से डेफिनेटली फॉस्फोरस बड़ा होता है, फॉस्फोरस से डेफिनेटली आर्सेनिक बड़ा होता है। मतलब यहाँ पे आर्सेनिक का मैक्सिमम आपको बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिखेगा। आर्सेनिक मैक्सिमम क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के मामले में नहीं, बॉइलिंग पॉइंट के मामले में अभी तक तो मैडम सब कुछ ठीक ही चल रहा है, बट यहीं पे अदला बदली हो जाती है, बिस्मथ आगे और एंटीमनी पीछे। ठीक है, क्यों होती है वो सब में अभी आपको अपना छोटा सा दिमाग याद नहीं लगाना है,
ठीक है, लेकिन ये इस तरीके की हरकत यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो कैसा था, ग्रुप नंबर 18 में कोई एक्सेप्शन नहीं था। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे क्या होगा बताओ आप लोगों का, क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता जाएगा, आपका बढ़ता जाएगा। ग्रुप नंबर 17 में भी कोई एक्सेप्शन नहीं था, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं था। बट जब हम ग्रुप नंबर 16 में आए तो वहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन था कि जो टेलीरियम था और जो पोलोनियम था वो बस आगे पीछे हो गए, है ना, बस ये आगे पीछे हो गए। लेकिन जब हम ग्रुप नंबर 15 की बात करते हैं तो इसमें तो भैया एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। पहली बात तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए दोनों अलग नियम चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के केस में तो 3 स्टेप तक तो आंसर सही है। देखो ना, 3 स्टेप तक नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक चाहिए था, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक आता भी है। सिर्फ आखिरी के 2 वाले क्या होते हैं, आगे पीछे होते हैं। यानी कि अगर कोई तुमसे ये पूछे कि ग्रुप नंबर 15 में जो ऐसी कौन सा एलिमेंट है जिसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो होता है आपका एंटीमनी। लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट वाला केस था, मेल्टिंग पॉइंट वाले केस में तो खैर बहुत ही ज़्यादा घपला हुआ है। और उस घपले से हमें एक बात पता चली है कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट अगर कोई देता है ग्रुप नंबर 15 में तो वो कौन होता है, आर्सेनिक होता है। ठीक है, वो क्या होता है, आर्सेनिक होता है। ये एक छोटी सी बातचीत थी जो तुमको पता होनी चाहिए थी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के केस में। ये जो चार्ट बने होते हैं ना बुक में, इनमें जो वैल्यूज़ दी होती हैं कभी पेपर में नहीं आती। वैल्यूज़ आपसे कभी कोई पेपर में नहीं पूछता, लेकिन जो इंसान पेपर में जो चीज़ें पूछता है वो क्या पूछ लेता है, यही सारा डेटा पूछ लेता है। अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इस तरीके की बातचीत कर लेता है। तो वो अरेंजमेंट तो तभी कर पाएंगे जब वैल्यू याद होगी। तो वैल्यू तो लेकिन याद कोई करनेगा नहीं, कौन गधा करेगा, कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए उन चार्ट्स को देखकर इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, उसको रिलेशनशिप्स बना के अपनी कॉपी में लिखते हैं और उनको याद रखते हैं कि अच्छा अगर ऐसा आया तो ये चीज़ ऐसी, वैसा आया तो ये चीज़ वैसी। तो ये एक और प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गई, ये एक और प्रॉपर्टी होगी। एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कहते हैं एलोट्रॉपी। अब ये जो एलोट्रॉपी है, पहले तो ये किस बला का नाम है। तो आप जब छोटे थे तब आपने कम से कम एक चीज़ तो डेफिनेटली सुनी होगी, ये वाला पॉइंट, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, ये आपने ज़रूर सुना होगा। और अगर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन ये चीज़ आपने सुनी है तो आपको ये पता होगा कार्बन के टोटल 3 एलोट्रोप्स होते हैं। एक तो होता है डायमंड, बड़ा ही खूबसूरत चीज़ है। एक होता है फ्लोरीन, ठीक है, और एक होता है आप लोगों का कौन, ग्रेफाइट, जिस पेंसिल से तुम लिखते हो। यानी कि इनडायरेक्टली अगर कोई मुझसे ये पूछ ले, ठीक है, अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि एलोट्रोप का मीनिंग क्या है, तो एलोट्रोप आपने बचपन में पढ़े हैं, इसकी डेफिनेशन आपने बचपन में पढ़ी है। एक बार फिर से लिख देती हूँ, ठीक है, एक बार फिर से लिख देती हूँ बराबर, कि डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स पॉसिबल होती हैं। मतलब एलिमेंट वही रहेगा, एटॉमिक नंबर भी वही होगा, एटॉमिक मास भी वही होगा, बट उसके डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी ऑफ सेम एलिमेंट। एक एलिमेंट अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रोप। तो ग्रुप नंबर 15 में एक इंसान इस एलोट्रोपी को लेकर बड़ा ही प्रसिद्ध है। कौन है बताओ, वो है तुम लोगों का फास्फोरस। बल्कि तुमने ऐसा सुना भी होगा कभी, मे बी, या आगे पढ़ोगे ऑर्गेनिक में कभी, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। तो ये उसकी एलोट्रोपी है, ये वो एलोट्रोपी शो कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर मैं एलोट्रोप्स की बात करूँ तो जो ग्रुप नंबर 15 होता है, ये ग्रुप नंबर 15 एलोट्रोपी शो करता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग होंगे जो एलोट्रोपी शो करेंगे, बट ऑब्वियस है कि हमको सभी लोगों की एलोट्रोपी को याद नहीं रखना है, उनमें से हमें कुछ की चीज़ों को याद रखना है और कुछ को याद नहीं रखना है। ग्रुप नंबर अगर 16 की बात करें तो ग्रुप नंबर 16 में अगर तुम आ जाओगे तो ग्रुप नंबर 16 में जो ऑक्सीजन है, खैर उसकी कोई ऐसा बिहेवियर शो करने की उसकी टेंडेंसी नहीं है। अच्छा, ग्रुप नंबर 16 के बाद जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र की अगर हम लोग बातचीत करें तो सल्फ़र एलोट्रोपी शो करता है। जैसे एक होता है रोम्बिक सल्फ़र, एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फ़र, है ना,
ये इस तरीके से। नंबर 15 की अगर एलोट्रोपी की बात करें तो एक होगा आपका फॉस्फोरस जो एलोट्रोपी शो करेगा। फॉस्फोरस के बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, बट उनमें से जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, मतलब जो एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब क्या होता है, जो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सके। अगर मैं उसकी बात करूँ तो फॉस्फोरस के कुछ फॉर्म्स बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जैसे 3 सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं वाइट फॉस्फोरस, ठीक है, मैं फॉस्फोरस को PHOS डॉट लिखूंगी। एक को हम लोग कहते हैं रेड फॉस्फोरस और एक को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक फॉस्फोरस। बस ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एलोट्रोपी से रिलेटेड? तो देखो, एलोट्रोपी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ लेगा स्ट्रक्चर वाइज। मतलब अगर आपके पास एक वाइट फॉस्फोरस है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो देखो, अगर मैं वाइट फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ट्रायंगल के जैसे 3 वर्टाइसेस होते हैं, वैसे इसके भी 3 वर्टेक्स होते हैं। और उसके अलावा जो बेसिकली एक सेंटर होता है, उन तीनों सेंटर्स को ज्वाइन करो तो आपको क्या मिल जाता है, वाइट फॉस्फोरस मिल जाता है। ठीक है, ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है किसका, वाइट फॉस्फोरस का। रेड फॉस्फोरस की अगर बात करें तो रेड फॉस्फोरस को अगर हम लोग देखें तो रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर मैं करंटली यहाँ पे नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर बना के दे रही हूँ। ब्लैक फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूँ तो ब्लैक फॉस्फोरस के अगेन 2 टाइप होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और एक को हम लोग कहते हैं बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अच्छा, इसके बारे में हाँ एक डेटा आपको पता होना चाहिए कि जब रेड फॉस्फोरस को हीट किया जाता है, ठीक है, जब आपके पास रेड फॉस्फोरस होता है और आप उसको लगभग 600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अगर आप उसको सील करके एक ट्यूब में, सील्ड ट्यूब में अगर आप मान लेते हैं, उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वहाँ से जाकर आपको क्या मिलता है, अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है। क्या मिलता है, अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और हमें फिर बीटा वाला ब्लैक फॉस्फोरस कब मिलता है, तो जब आपके पास वाइट फॉस्फोरस होता है और वाइट फॉस्फोरस को आप लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास वाले टेम्परेचर में अगर आप हीट करते हो, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको हाई प्रेशर की नीड होती है, मतलब जब आप हीटिंग करो तो प्रेशर हाई मेंटेन होना चाहिए, तो उस दौरान फिर ये चीज़ क्या हो जाती है, आप लोगों को बीटा ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स ये थोड़ा लंबे शीट के जैसे होते हैं, यानी कि जैसे आप पॉलीमर्स में नहीं पढ़ते हो, क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स, है ना, 3D पॉलीमर्स, 2D पॉलीमर्स के अलग अलग टाइप, उस टाइप के लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके बारे में तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे पेपर में कई बार पूछा जाता है कि फॉस्फोरस का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, तो वो यूजुअली आप लोगों को P4 स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करता है। अदरवाइज ब्लैक फॉस्फोरस का तो एकदम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के जैसा उसका होता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो हमारे घर में हम डे टू डे लाइफ में काम करते हैं, जैसे माचिस का हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। तो एक्चुअली जब आप माचिस का प्रयोग करते हो तो देखना, एक माचिस की तिल्ली होती है, ठीक है, एक माचिस की क्या होती है, एक तिल्ली होती है, और एक होती है माचिस की डिब्बी जिस पे अपन रगड़ते हैं और रगड़ कर उसको आग लगती है और हम लोग माचिस को यूज़ करते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारी मैच स्टिक होती है, ठीक है, यानी कि मैं माचिस की तिल्ली की बात कर रही हूँ, प्लस जो डिब्बी होती है जिस पे हम लोग रगड़ के आग लगाते हैं, इनमें एक्चुअली क्या होता है, थोड़े से अमाउंट का फॉस्फोरस मौजूद होता है। जो डिब्बी होती है उसमें रेड फॉस्फोरस होता है और जिसको रगड़ा जाता है तिल्ली वगैरह को, इसको बेसिकली इसमें क्या होता है, वाइट फॉस्फोरस होता है। ठीक है, ये वाली चीज़। बाकी कौन इसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कौन पॉइजनस है, ये सब आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, वैसे अगर हम लोग एलोट्रोपी की बात करें तो फॉस्फोरस के क्योंकि 5 एलोट्रोप्स होते हैं, लेकिन हम लोगों को जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एलोट्रोप्स था वो बेसिकली पढ़ना था और वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अच्छा, अब फॉस्फोरस के बाद किसकी बारी आती है, फॉस्फोरस के नीचे होता है आप लोगों के ग्रुप नंबर 15 में एक और एलिमेंट जिसका नाम होता है आर्सेनिक। ठीक है, जिसका क्या नाम है, आर्सेनिक। तो अगर मैं इस आर्सेनिक नामक इंसान की बात करूँ तो आर्सेनिक के भी 3 मेन इलेक्ट्रोप्स होते हैं। ठीक है, इसके भी कितने 3 मेन इलेक्ट्रोप्स होते हैं, 3 होते हैं। अच्छा, एक को हम लोग कहते हैं येलो,
अब सोचो कलर्स के हिसाब से इनका नाम रख दिया गया है ना, इनका नाम भी किसके हिसाब से रख दिया गया, कलर्स के हिसाब से रख दिया गया है। एक को हम लोग कहते हैं येलो एलोट्रोप। अच्छा, एक होता है आप लोगों का ब्लैक वाला, जिसमें से येलो सबसे बेकार होता है, बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, और एक होता है ग्रे कलर का। तो टोटल यहाँ पे इस आर्सेनिक के कितने एलोट्रोप्स एग्जिस्ट करते हैं, 3 एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है ग्रे कलर में, एक होता है ब्लैक कलर का, और एक होता है आपका येलो एलोट्रोप्स। ठीक है, बराबर। अच्छा, अभी इसमें जो ये येलो एलोट्रोप है इसकी अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है, जो ग्रे एलोट्रोप है इसकी अपनी कोई इंपॉर्टेंस है। इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपको वो नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, हाँ ठीक है, बस खत्म। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से याद रखना फॉस्फोरस जो होता है ना, मैंने क्या बताया था कि ब्लैक फॉस्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बड़े पॉलीमर के जैसा होता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स नहीं होते हैं बेकलाइट के जैसे, वैसा होता है। लेकिन जो ऊपर में वाइट फॉस्फोरस था उसका स्ट्रक्चर देखो कितना प्यारा था, P4, मतलब फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जिस तरीके से ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वैसे ही सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और आर्सेनिक भी AS4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम कोई मुझे आर्सेनिक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को कहेगा तो डेफिनेटली वो इंसान मुझे ग्रे वाला आर्सेनिक या ब्लैक वाले आर्सेनिक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को नहीं कह रहा है, क्योंकि जो ग्रे वाला या जो ब्लैक वाले आर्सेनिक होते हैं ना, इसमें बहुत सारी आर्सेनिक यूनिट्स आपस में कनेक्टेड होती रहती है, ये इस तरीके से। तो उसके बारे में तो खैर बातचीत की भी नहीं जा रही है, ठीक है, उसके बारे में तो खैर ये बातचीत की भी नहीं जा रही है। बट अगर मान लेते हैं आर्सेनिक का मुझसे किसी ने स्ट्रक्चर पूछ लिया, तो हम लोग आर्सेनिक भी AS4 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, और वो कुछ आप लोगों का कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। बाकी अगर आर्सेनिक के अलावा तुम्हारा ये है कि जो एंटीमनी होता है, एंटीमनी के भी क्या कोई एलोट्रोप्स हैं क्या, तो देखो एंटीमनी के भी है, बिस्मत के भी हैं, लेकिन उसमें तुमको नहीं जाना है। बस यही दोनों आपको ग्रुप नंबर 15 से याद रखने थे, जो कि आपने याद रख लिए, और यहाँ पे आपकी क्या हो गई, बातचीत खत्म हो गई। ग्रुप नंबर 15 में ये दोनों का नाम याद रखो, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब आते हैं हम लोग ग्रुप नंबर 16 की बातचीत में। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 16 की अगर मैं बातचीत करूँ तो वहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है ना, और टेलीरियम है, और पोलोनियम है। इनमें से एलोट्रोप शो करने वाले ये 3 एलिमेंट्स होते हैं, ये एलोट्रोपी शो करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का बहुत ही फेमस एलोट्रोप होता है खुद ऑक्सीजन का गैस मॉलिक्यूल, यानी कि O2। O2 इज वन ऑफ द एलोट्रोप ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। ठीक है, इज वन ऑफ द व्हाट, एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। और उसके अलावा एक दूसरा भी आपने पढ़ा है, वो दूसरा कौन सा है याद तो नहीं आ रहा है, दूसरा इज ओजोन, O3। अगेन ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ व्हाट, आप लोगों का ऑक्सीजन। अब ये जो O2 है, अगर आप इस O2 का सॉलिड या फिर अगर आप इस O2 को लिक्विड फॉर्म में आप लेते हो, नहीं मैडम O2 तो गैस होती है, लिक्विड फॉर्म में थोड़ी ना हो सकती है, हर गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप इसको कंप्रेस करके इसको आप लेट से सॉलिड या फिर अगर लिक्विड फॉर्म में अगर आप इसको लेकर आते हैं तो ये पेल ब्लू कलर की दिखेगी। ठीक है, अभी देखो तुम्हारे आजू बाजू एटमॉस्फेयर में कितनी सारी ऑक्सीजन गैस है, बट तुम्हें दिख रही है कि ऑक्सीजन गैस कलरफुल पेल ब्लू कलर की नहीं, बट जब आप सॉलिड या लिक्विड में आप उसे कर देंगे तब वो दिखेगी। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं ओजोन की बात करूं तो ये डार्क ब्लू कलर की गैस होती है। ठीक है, ये क्या होती है, एक डार्क ब्लू कलर का ये गैशियस क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। ओजोन कैसे प्रिपेयर होती है, ओजोन के क्या फंक्शंस हैं, हम इसी चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी करंटली तो हमको ये चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है, ये चीज़ हमको अभी करंटली नहीं पढ़नी। मैंने बताया भी था कि ओजोन वाली चीज़ का क्या होता है, पूछा जाता है कि कितने नंबर और लोन पेयर्स हैं। चलो नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट इज दैट इज सल्फर। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं सल्फर की बात करूं तो करंटली रिसर्चर्स के अनुसार सल्फर के अभी तक टोटल 22 एलोट्रोप्स पाए जाते हैं। इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग कि सल्फर के 22 एलोट्रोप्स पाए जाते हैं, बट यस इट इज़। ठीक है, S2 होता है, जैसे O2 होता है ना, वैसे ही एक S2 भी होता है।
तो ऐसे बहुत सारे सल्फ़र के एलोट्रोप्स है, बहुत सारे। क्या हम लोगों को सारे सल्फ़र के एलोट्रोप्स पढ़ने हैं क्या? 22 नहीं, ऑब्वियसली नॉट। आपको उनमें से 22 एलोट्रोप्स सल्फ़र के नहीं पढ़ने हैं। उनमें से जो बहुत ज़्यादा थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल हैं, हम लोग सिर्फ उन्हीं को पढ़ते हैं। तो उनमें मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं। उन 22 में से एक आपको पढ़ना होता है रोम्बिक सल्फ़र, RHOMBIC, रोम्बिक सल्फ़र, जिसका एक नाम और होता है जिसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ा सल्फ़र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होता है। एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फ़र, ठीक है, और जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बीटा सल्फ़र। डन हो गई वाली बातचीत, बस ख़त्म कहानी। तो दो ही हैं क्लास 12th में आपको, अल्फ़ा। अच्छा, इस अल्फ़ा को कई बार आपको 12th क्लास की बुक में या इसके आगे येलो सल्फ़र भी लिख के देखने को मिलेगा, तो अगर मिलता है तो याद रखना। और दूसरा है बीटा। ठीक है, ये इतने ज़्यादा थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल है कि हम इनको पढ़ रहे हैं बस। और दूसरी बात, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब आप रोम्बिक से मोनोक्लिनिक जा सकते हो, मोनोक्लिनिक से आप क्या जा सकते हो, आप वापस से रोम्बिक में भी जा सकते हो। तो ये क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल। बस ये एक छोटी सी बातचीत। अच्छा, सिलीनियम के सल्फर्स के बारे, मतलब सिलीनियम के बारे में पढ़ना है क्या? तो देखो, ऐसे में तो आप पी ब्लॉक में हर एक एलिमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च बुक लिख सकते हो, तो आपको ऑब्वियसली कि वो रिसर्च बुक नहीं लिखनी है। ठीक है, बराबर, आपको वो रिसर्च बुक नहीं लिखनी है। आपको उस रिसर्च बुक में बस इतना पता होना चाहिए कि क्लास 12th के अकॉर्डिंग सिलीनियम जो होता है उसका भी क्या होता है, एलोट्रोप होता है। ठीक है, अब क्योंकि आप सॉलिड स्टेट पढ़कर आए हो और सॉलिड स्टेट में आपको एमॉर्फस और आपको किसके बारे में पता है, क्रिस्टलाइन, इसके बारे में जानकारी पता है, तो ये जो सिलीनियम होते हैं, इस सिलीनियम के भी सल्फर के जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रोप्स है, बट उनके इलेक्ट्रोप्स के बारे में आपको जानकारी नहीं रखनी है। ठीक है, ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं रखनी है। बस इतना सा एक छोटा सा वर्ड याद रखेंगे कि हाँ करके मैडम इसके भी कुछ एलोट्रोप्स एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है बेसिकली रेड सिलीनियम और एक होता है आप लोगों का ग्रे सिलीनियम। ख़त्म। अब एक बार हम बुक में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मार्किंग करके अगर मिल रही हो तो, अदरवाइज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक हो चुका है समाप्त। देखो, अगर मैं सिर्फ बुक में मार्किंग करके बता रही हूँ, अभी नोट्स मार्क नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि हो सकता है कुछ पॉइंट जो मेरे से छूट गए हों और बुक में माइट भी हो। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम लोग आ जाएं तो ऑक्सीजन एक गैस है और बाकी वो बता रहा है कि ग्रुप नंबर 16 के जितने भी अदर एलिमेंट्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। खैर ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रुप नंबर 16 की जो कॉमन फिजिकल स्टेट है वो क्या है, सॉलिड। सल्फर एक सॉलिड है, सिलीनियम एक सॉलिड है, टेलीरियम एक सॉलिड है, अदरवाइज सिर्फ ऑक्सीजन ही उनमें से एक ऐसी है जो गैस है। और बताया गया है कि ऑक्सीजन और सल्फर में ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। सिलीनियम और जो टेलीरियम है ये मेटलॉइड्स है और पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है जिसकी हाफ लाइफ भी दी हुई है। और हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ का क्या मीनिंग होता है, ये मैं ऑलरेडी क्लास आपकी जो प्रीवियस गई उसमें बताया। तो खैर ये पॉइंट आप अच्छे से याद रख सकते हो कि वो ग्रुप नंबर 16 में कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन उसमें से मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाले के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। और ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स बोल रहा है कि एलोट्रोपी शो करते हैं ऑल द एलिमेंट्स, बट उसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम को आपको ध्यान रखना है। बाकी जैसा मैंने बताया था कि टेलीरियम और पोलोनियम नहीं करते, माइट भी उनके कुछ एलोट्रोप्स हो सकते हैं, बट अभी हम लोगों को तो इतना याद रखना है कि उनमें स्टार्टिंग के 3 ही बहुत अच्छे से करते हैं। ग्रुप नंबर 17 के बारे में बात किया। अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेज होती हैं, ब्रोमीन एक लिक्विड होता है और आयोडीन एक सॉलिड होता है। कई लोगों को लगता है कि सारी की सारी हैलोजन जो होती हैं वो क्या होती हैं, आप लोगों की क्या कहते हैं उसको, गैस होती हैं, बट ऐसा नहीं है। सारी की सारी वो लोग जो होती हैं गैसेज नहीं होती, उनमें आयोडीन सॉलिड होता है। ठीक है, अच्छा, फ्लोरीन अगर एक गैस है तो उसका कलर आपको पता होना चाहिए, येलो। Cl2 का थोड़ा सा ग्रीनिश येलो, Br2 जो रहती है अगर उसकी गैस कहीं रिलीज हो रही है तो रेड कलर की, और I2 की थोड़ी सी आयोडीन यानी कि वायलेट कलर की। ठीक है, ये वाली चीज़। अच्छा, और उसके अलावा बाद में तो उन्होंने उसकी रिएक्टिविटी के बारे में बोला है, खैर वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे उसको। ग्रुप नंबर 18 के बारे में बोल रहा है कि सभी के सभी मोनो एटॉमिक हैं। ठीक है, अच्छा,
और बाकी तो जो चीज़ है आगे कि उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर बाद में ये एक थोड़ा सा जीके फैक्ट आपके लिए हो सकता है कि अभी तक हमें जितने भी हमारे नोन सब्सटेंसेज हैं उन सारे नोन सब्सटेंसेज में से हीलियम ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये अलोंग द अगर आप ग्रुप जाओगे तो हीलियम का लोवेस्ट होने ही वाला है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, उनमें तो उसका लोवेस्ट होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ठीक है, उसमें आपको ये भी याद रखना है कि जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई की है, जितने भी एलिमेंट्स हम लोगों की आंखों के सामने से गए हैं, उन सारे आंखों के सामने से जाने वाले एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो उनमें सारों में सबसे ज़्यादा लोवेस्ट आपका जो रखती है बॉइलिंग पॉइंट, वो कौन रखती है? हीलियम। ठीक है, ये कहानी थी हम लोगों की, बराबर। बस यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। एलोट्रोप्स के बारे में बस वो जीके फैक्ट्स आपको छोटे से अपने दिमाग में रखने होते हैं। जैसे कि जीके फैक्ट नंबर 1 ये होता है, ठीक है, वो ये कि आप लोगों के पास जो आपका बीटा सल्फर होता है, बीटा यानी कि मोनोक्लिनिक, ठीक है, बीटा यानी कि मोनोक्लिनिक। अगर मैं मोनोक्लिनिक सल्फर की बात कर रही हूँ, मोनोक्लिनिक सल्फर, तो मोनोक्लिनिक जो सल्फर होता है वो 390 केल्विन जो होता है, 390 केल्विन पे वो स्टेबली, थर्मोडाइनमिकली स्टेबली वो एग्जिस्ट करता है, वो स्टेबल होता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, बराबर। वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 390 केल्विन के अबोव टेम्परेचर पे वो क्या होता है? स्टेबल होता है। अगर आप 390 के बिलो चले गए, अगर आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपका क्या हो गया? बिलो 390 चला गया, तो फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर आपने मोनोक्लिनिक सल्फर को बिलो 390 केल्विन रखा तो वो ऑटोमेटिकली खुद वो मोनोक्लिनिक सल्फर खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा? रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा? रोम्बिक सल्फर में। और इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर आप, अच्छा 390 नहीं, 360 या 369 ऐसी कोई वैल्यूज होती हैं, 369। अच्छा, इसका उल्टा भी ट्रू है कि रोम्बिक सल्फर 369 केल्विन तक स्टेबल होता है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी उसको हीट किया तो वो फिर कन्वर्ट हो जाता है मोनोक्लिनिक में। मतलब ये बेसिकली एक टेम्परेचर जो है, ये 369 केल्विन वाला जो ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर के नीचे आपको क्या मिलेगा? रोम्बिक मिलेगा। इसके नीचे अगर आप गए नीचे तो आपको रोम्बिक मिलेगा, इसके ऊपर अगर आप गए तो आपको कौन मिलेगा? मोनोक्लिनिक मिलेगा। और इसीलिए इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो रिंग के फॉर्म में क्राउन के जैसा दिखता है। ये एक डब्ल्यू बना लिया पहले तो हम लोगों ने, ये एक ऐसा डब्ल्यू और ऊपर एक ये ऐसा, ये देखो ये जो इसके 8 कॉर्नर्स हैं, इन 8 कॉर्नर्स में क्या होता है? सल्फर मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होता है वो 160 डिग्री का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है? क्राउन शेप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये किस शेप में एग्जिस्ट करता है? क्राउन शेप में। ये S8 का स्ट्रक्चर है, चाहे रोम्बिक हो या चाहे वो कौन सा हो आप लोगों का मोनोक्लिनिक। 12th के सिलेबस में इतना ही है। हाँ, लेकिन NCERT अगर आप रीड करेंगे तो सल्फर का आपको एक दूसरा फॉर्म भी देखने को मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं S6, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? S6। ये एक आपकी चेयर फॉर्म के फॉर्म में रहता है। ये देखो, ये ऐसा 1, ये 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5 और ये कितना हो गया? 6। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है? 102 डिग्री। ठीक है, बस ख़त्म, बराबर। अच्छा, और उसके अलावा और क्या बातचीत है कि जो ये S6 वाली चीज़ होती है, इसका जो ये स्ट्रक्चर है ये कौन से फॉर्म में है? चेयर फॉर्म में है। और उसके अलावा बस ख़त्म। ठीक है, बस। और एक डेटा और है NCERT में कि S2 जो होता है, S2 मतलब जैसे S8 होता है, जैसे S6 होता है, वैसे S2 जो होता है, ये पर्टिकुलर S2 कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। ये पर्टिकुलर S2 कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। हो सकता है जब हम बुक्स को आगे पढ़े तो ये सारे डेटा उस वक्त भी हमारे आंखों के सामने आए, बट अभी से अगर तुम्हें पता होगा तो हो सकता है उस पर्टिकुलर चीज़ तक जाते जाते तुम्हारा दिमाग और आगे। ये चैप्टर ऐसा ही है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि अच्छा ये तो बुक रीड करके हम भी पता कर सकते हो, तो डेफिनेटली ये चीज़ आप बुक पढ़कर आप खुद भी रीड कर सकते हो। एस ब्लॉग
ठीक है, जो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, है ना, और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको कभी किसी सेकंड पर्सन की नीड नहीं पड़ती और इस चीज़ की भी नीड नहीं पड़ती कि उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होनी चाहिए। जो आपने बेसिक केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिसिटी जो आपने सीखी है, बस इन बेसिक जानकारियों की मदद से आराम से ये चैप्टर्स पढ़े जा सकते हैं। इसमें कुछ नया नहीं बताया जाता है, इसमें वही सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो आप ऑलरेडी पुरानी छोटी क्लासेस में यानी कि 11th में आप पढ़कर बैठे हुए हो। तो इसलिए ऐसा लगता है कि अरे ये तो रीडिंग हो रही है, बट एक्चुअली में ये रीडिंग ही है। हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे लॉजिक्स की नीड पड़े, जिसमें अदरवाइज मैक्सिमम चीज़ें आपकी ऑलरेडी इनमें पढ़ाई हुई ही रहती हैं। अच्छा, अब फॉस्फोरस के अगर बारे में बात करें तो फॉस्फोरस का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रेड होता है, वाइट होता है और ब्लैक होता है। ठीक है, ब्लैक के 2 फॉर्म होते हैं, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा कैसे बनता है, बीटा कैसे बनता है, ये भी बता दिया था। हाँ, लेकिन रेड कैसे बनता है ये नहीं बताया था, तो रेड के बारे में भी सुन लो। अगर आपके पास वाइट फॉस्फोरस है और वाइट फॉस्फोरस को अगर आप 573 केल्विन यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट करते हो, टेम्परेचर एग्जैक्ट याद होना ज़रूरी नहीं है, तो वो क्या बन जाता है, रेड फॉस्फोरस। लेकिन अब आपको इसको जब हीट करते हो तो ये कोई ऐसा नहीं कि 2 मिनट में हीट किया और रेड फॉस्फोरस बन गया। सेवरल डेज मतलब बहुत दिनों तक आपको हीट करना पड़ता है विथ इनर्ट एटमॉस्फेयर। इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब जिस पर्टिकुलर जगह पर आप उस पर्टिकुलर वाइट फॉस्फोरस की हीटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो एक्चुअली में वो जगह कैसी होनी चाहिए, किसी अदर गैसेस से मुक्त होनी चाहिए। ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, वो गैस अदर गैसेस से क्या होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। बराबर। अच्छा, और उसके अलावा हम लोगों ने और क्या बातचीत की है, नहीं ठीक है, बस यही फॉस्फोरस का। बाकी तो जैसे जैसे आगे चैप्टर आएगा हम लोग फॉस्फोरस के बारे में और पढ़ेंगे या फिर आपके सल्फर्स के बारे में। तो फिलहाल इस चीज़ को हम लोग यहाँ रोकते हैं और फिर आगे अभी